नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। रायपुर के सेंट्रल जेल में एक दिन में 2 गैंगवॉर हुए हैं। बैरक नंबर 2 और बैरक नंबर 8 के पास वारदात हुई है। विचाराधीन कैदियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में कैदी आशीष शिंदे पर कटर से अटैक हुआ है। आशीष की हालत गंभीर है, मेकाहारा में इलाज जारी है। बैरक नंबर 2 में भी रमजान नामक कैदी पर हमला हुआ है। विचाराधीन कैदी रमजान को कटर मारा गया। हत्या के प्रयास में जेल में बंद महेश रात्रे और जामवंत ने कटर मारा है। खाना बंटने के वक्त विवाद हुआ, इसके बाद कटर मार दिया गया। और बेहतर इनसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, एक ही दिन में 2 गैंगवॉर की वारदातें सामने आती हैं जेल के भीतर से। ये अंदर की जो व्यवस्था है उसकी तो पोल खोल कर रख देता है ये पूरा मामला। निश्चित तौर पे जिस तरीके से दावे किए जाते हैं रायपुर सेंट्रल जेल में कि काफ़ी वहाँ व्यवस्था है, काफ़ी सख्ती है, तो इन वारदातों से निश्चित तौर पे वहाँ की जो व्यवस्था है वो धरातल पे किस तरीके से सबके सामने आ जाती है। आज भी एक ही दिन में 2 गैंगवार हुए हैं और बड़े गैंगवार इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बात सामने आई है कि बैरक नंबर 8 के पास जो आशीष शिंदे हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उनके करीबी जो के श्रीवास्तव ठगी के आरोप में जो जेल में बंद हैं, उनके सहयोग करने के आरोप में उनको जेल भेजा गया है रायपुर पुलिस के द्वारा। तो वो जेल में है और वहाँ पे आशीष शिंदे को जो रोहित तांडी और चंदन सोनी नाम के जो 307 के जो विचाराधीन कैदी हैं, उन्होंने ये कटर मारा है। एक कटर वहाँ स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, लकड़ी के अंदर उसको जो चम्मच होता है उसको पीट के और उसको धारदार करके एक हथियार बना दिया जाता है। तो उसके बाद वो मारा है। और ये दूसरी जो वारदात हुई है रमज़ान नाम के एक कैदी के साथ हुई है, जो जिसको महेश रात्रे और जामवंत ने बैरक नंबर 2 के पास मारा है कटर। और ये अभी दोनों की हालत नाजुक है और दोनों को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये दोनों वारदातें उस समय हुई हैं थोड़े थोड़े अंतराल से, जब खाना बंटने के लिए जब सभी कैदी इकट्ठा हुए थे तभी ये मारा गया है। और इसमें ये बात सामने आई है कि आशीष शिंदे को जो रोहित तांडी है ये और जो चंदन सोनी, इन्होंने इसलिए मारा है क्योंकि जब ये बाहर था और जब ये प्रभाव में था तो ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं और ये तीज त्यौहार पे ये इनको बंद करवा देता था अपने रसूख के चलते। इसी बात की रंजिश इन लोगों के बीच में चल रही थी, तो उसमें आज जो है आमना सामना हुआ है और वहाँ पे उसको कटर कुल मिलाकर पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आप नजर बना के रखिएगा तहसीन, इस खबर पर अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रायपुर सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 2 और 8 में खाना बंटने के वक्त विवाद हुआ, कटर मारा गया है। आशीष शिंदे नाम का जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है, मेकाहारा में भर्ती है, इलाज उसका किया जा रहा है। तो गैंगवॉर की सिचुएशन बन गई, एक नहीं 2 बार। कवर्धा जिले में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां युवक ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। आरोपी ने नाबालिग के साथ मरने से पहले और बाद में रेप का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां एक ही गांव के एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर मृतक के पिता को मारने गया था, लेकिन सुनसान मकान में नाबालिग को अकेले पाकर आरोपी का उसकी नीयत खराब हो गई और नाबालिग की ही धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामले में पांडा तराई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल जो हत्या हुई थी उसमें आरोपी का थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा था। उसी के आधार पर हमारे पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी साइबर टीम को मेरे द्वारा लगाया गया और इन्होंने सतत प्रयास करते हुए रात के करीब 1 से 1:30 बजे 2 बजे के बीच इसको नवागढ़ बेमेतरा जिले से गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। नागपुरा गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक शकील मोहम्मद पर आरोप है कि उसने भारत माता की तस्वीर जलाई और देवी देवताओं की तस्वीरें तोड़ दी। इसके साथ ही वो बच्चों पर कुरान पढ़ने और नमाज सीखने का दबाव बनाता था।
एक छात्र की शिकायत पर परिजन जब स्कूल पहुंचे तो उन्हें अधजली तस्वीर मिली और दूसरे बच्चों ने भी घटना की पुष्टि की। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गंभीरता को देखकर अब केस दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ पे सरस्वती माता की तस्वीर जलेगी इन्होंने। राजकीय विद्यालय नागपुरा में पढ़ाता है, उसके द्वारा इस तरह के वक्तव्य दिए गए हैं, एक धर्म के समर्थन में दूसरे के विरोध में इस तरह से दिए गए हैं कि जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, जिस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय निर्देश में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। आगे पूछताछ करके जांच की जा रही है। सागर के खैराई गांव में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवक पर आरोप है कि गांव के एक ही हिंदू युवती को बहला फुसलाकर भोपाल ले गया था। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला, विरोध प्रदर्शन किया। गंभीरता को देखकर कई थानों की पुलिस गांव में तैनात है और हिंदू संगठन के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है भोपाल की पुलिस पर। हिंदू नेता कपिल स्वामी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन में अगर युवती नहीं मिली तो आंदोलन किया जाएगा। हम लोग घर से काम करने के लिए चले गए, वो इन लोगों ने जैसे भी किया हो, जहाँ से किया है, वो हमारी बच्ची को भगा के ले गए। और गांव जब हमारी वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई 7 जुलाई को, तो हम वहाँ से भाग के हम अपने गांव आए। मालथोन गए तो मालथोन रास्ते में इसी पुलिस ने रोक लिया कि नहीं, आपकी रिपोर्ट भोपाल में होगी। अगर भोपाल में रिपोर्ट करनी थी तो फिर इधर क्यों भगाया था भोपाल पुलिस ने? पुलिस का कहना ये है कि ये भोपाल का मामला है और भोपाल की पुलिस टाल रही है। और हमारा कहना ये है कि भोपाल पाकिस्तान में नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस वहाँ काम करती है, मध्य प्रदेश की पुलिस यहाँ काम करती है। और यदि पुलिस प्रशासन जितनी संवेदनशीलता अभी दिखा रहा है बार बार आके, यदि 10 दिन से दिखा ली होती तो वो बच्ची अभी तक मिल गई होती। घटना भी भोपाल में ही हुई है, FIR उसमें हो चुकी है। हमारी तरफ से प्रयास है कि लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। बुरहानपुर के गणपति नाका स्थित निमाड़ वैली स्कूल के खिलाफ ABVP ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे स्थित गणपति नाका पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर दोनों ओर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया था। आरोप है कि स्कूल में एक धर्म विशेष विद्यार्थियों के नाम बदलकर यूथ कांग्रेस का जबरदस्ती सदस्य बनाया गया था। हालांकि स्कूल संचालक नूर काजी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ABVP का कहना है कि छात्रों के नाम बदलना, छिपाना, पहचान छिपाना सीधे तौर पर साजिश है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नेशनल हाईवे पे चक्का जाम इसलिए किया गया है क्योंकि स्कूल प्रशासन में जो यहाँ पे बाहर के लोग आके अवैध रूप से विद्यार्थियों से कांग्रेस की सदस्यता करा रहे, ये सरासर गलत है। इसमें स्कूल प्रशासन पूरा मिला हुआ है। यहाँ पे विद्यार्थी परिषद विगत 2 घंटे से स्कूल वालों को समझा रहा है, जो लोगों ने ऐसा करा है उनको बुलाइए, तो स्कूल प्रशासन उनको बुला नहीं रहा है। निराधार है आरोप में कोई दम ही नहीं, ऐसा किसी छात्र ने तो आरोप लगाया नहीं है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथी जो आके बोल रहे हैं झूठा और निराधार। ABVP के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है स्कूल प्रबंधन पर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो उसमें जो है हमने उनको कहा है कि व्यवस्थित लेखबद्ध करके वो एक शिकायत या आवेदन पत्र प्रस्तुत करें कि अगर प्रबंधन दोषी पाया जाता है तो अनिवार्य रूप से कार्रवाई प्रबंधन पर की जाएगी। मुरादाबाद जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि वहां शिक्षक ने होमवर्क नहीं करने पर एक बच्चे की कान के पर्दे फाड़ दिए। विज्ञान के शिक्षक विनायक आदित्य ने बच्चों को होमवर्क दिया, जिसे परमेश्वर पटेल नाम के एक छात्र ने पूरा नहीं किया। गुस्से में शिक्षक ने बच्चे के सिर पर इतना ज़बरदस्त तमाचा मारा कि कान का नाजुक पर्दा ही फट गया। डॉक्टर ने कान में इन्फेक्शन बढ़ जाने की बात पर 1 माह बाद ऑपरेशन होने की सलाह दी है। शिक्षक इलाज का आधा खर्च देने की बात कह रहा है। मामले में प्राचार्य शिक्षक को बचाने का प्रयास करते हुए उल्टे बच्चों के कानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं होमवर्क नहीं किया था। कहाँ पे मारा? इस कान को। हाँ। फिर क्या हुआ आगे? फिर मैं घर आ गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए बिलासपुर। फिर डॉक्टर बोला कि खाली चेकअप करना पड़ेगा। फिर चेकअप किए तो कान का पर्दा फट गया था। स्कूल गए रही से तो सर हम मार दिया और उसको ऑपरेशन पड़ेगा।
बच्चे को क्या है पूछा गया प्रश्न पढ़ाते हुए, उसके बाद बच्चा नहीं बता पाया। क्लास के सभी बच्चे बताए और वो बच्चा नहीं बता पाया, तो सर जी फिर से उसको दोबारा पढ़ाए और फिर से पूछे और शायद नहीं बन पाया उससे ना, तो एक चपत लगाए तो शायद कान को ही पड़ गया। और उनके जो चाचा हैं CR पटेल, वो बताए थे कि इनको पहले से प्रॉब्लम है सर, और इसका जांजगीर चांपा के बमनीडीह अस्पताल में DMF फंड की राशि में अनियमितता का मामला सामने आया। अफसरों पर 40 लाख के पेपर ब्लॉक और प्रोफाइल सीट लगाने के नाम पर बंदरबांट करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बमनीडीह अस्पताल परिसर में 19,74,000 पेपर ब्लॉक और 19,96,000 रुपये की लागत से प्रोफाइल शीट लगाने का काम हुआ है, लेकिन मौके पर घटिया काम की पोल खुल गई है। खराब प्रोफाइल शीट लगाने के बाद उखड़ गई। मौके पर जितनी राशि का काम बताया गया है उतना दिख भी नहीं रहा। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने सुना था कि जब पहले ही बारिश जैसे ही बारिश हुई तो जो पानी जिसके लिए शासन ने हमको पैसा दिया है, जो काम कराने के लिए यहाँ पैसा आया था, उस काम को मतलब अगर 10% भी हुआ होता और 10% अच्छा काम होता तो हम लोग उतना नहीं करते, लेकिन ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। कार्य पंचायत जो सरपंच थे तत्कालीन, उनके द्वारा किया गया था। प्रोफाइल सीट जो लगा था, ये लगने के 3-4 दिनों बाद ही गिर गया था, जिसकी सूचना उनको तत्काल दी गई थी, तो वो ठीक कराए थे। लेकिन जैसे ही हवा बारिश आई, तेज़ हुआ, उसके बाद ये लगभग सभी सीटें जो लगी हैं सभी गिर गई हैं। मैं बमनीडीह में गया था तो वहाँ पर जब इंस्पेक्शन किया तो वहाँ कुछ लोगों ने शिकायत की है। अभी मैंने उनको बोला हो कि इसमें क्वालिटी को देखें और गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। कोरबा में ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 लाख रिश्वत लेते एक टीचर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक का नाम है विनोद कुमार सांडे। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। आरोपी शिक्षक बेला गांव के मिडिल स्कूल में पदस्थ है। केसला गांव के स्कूल में नारायण पटेल और उनकी पत्नी पोस्टिंग है। इस दौरान आरोपी शिक्षक ने ट्रांसफ़र कराने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और इसकी शिकायत ACB से करने के बाद ये कार्रवाई ACB ने की है। प्रार्थी मूलतः शिक्षक है और इसकी पत्नी भी शिक्षक है और इसकी पत्नी जो है अन्यत्र स्थानांतरण हो गए, तो समीप स्थानांतरण करने के लिए आरोपी ने उससे संपर्क किया और बोले मैं तुमको 2 लाख रुपए में ट्रांसफ़र करा दूँगा। सूचना पे हमने तस्दीक की और कार्रवाई किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया है। सरगुजा जिले के संत गहिरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध छात्र छात्राएं इन दिनों साइबर ठगों के टारगेट पर हैं। ठगी करने वाले साइबर अपराधी स्टूडेंट्स को पास कराने के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट्स को उनके फ़ोन नंबर पर एक मैसेज आ रहा है। मैसेज करने वाला शख्स स्टूडेंट को झांसे में लेकर उन्हें एग्ज़ाम में पास कराने के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा है। ठगों ने प्रति विषय 600 रुपये की दर से पैसे फ़ोनपे पर स्टूडेंट से ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। 2 दर्जन छात्र इसका शिकार हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया और उसमें बोला गया कि रिजल्ट सुधरवाएंगे आप लोग का। उसमें पैसा लिए 600 से 1200 1800 और फ्रॉड रिजल्ट बना के हम लोग को दिया गया। जो व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष BA अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ SP कार्यालय आए हुए हैं। उनका ये आरोप है कि एक व्यक्ति के द्वारा इनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया गया कि तुम्हारे रिजल्ट को मैं सुधरवा दूंगा और इनसे 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की राशि प्राप्त ले लिया गया है फोनपे के माध्यम से। तो इसी की शिकायत हम सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय को किए हैं और उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आकर FIR का मांग किए। मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस तरह के बहकावे में बिल्कुल ना आएँ। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके संपर्क में बिल्कुल मत आए, नहीं तो आप भी उसके साथ में आपको भी दंड मिलेगा। कोई भी लड़का शॉर्टकट लेकर इस विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं ले सकता। दुर्ग जिले के आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने पहले तो उसे मृत बताकर घर ले जाने को कहा, लेकिन परिजनों के हंगामे के बाद उसे जीवित होने की जानकारी देते हुए क्रिटिकल कंडीशन में होना बताया।
इस पूरे मामले में परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोग्य अस्पताल में हंगामा भी किया है। संचालक कह रहे हैं अस्पताल के डॉक्टर नवीन दारूका, इन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया। दरअसल भानु प्रतापपुर के रहने वाले मरीज को परिजनों ने कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार देर रात एक डॉक्टर ने मरीज की मृत होने की जानकारी दी, तब परिजनों ने हंगामा किया। तब डॉक्टर ने मरीज की वेंटिलेटर में रहकर खतरे में उसे बताया। इसे लेकर परिजनों का अस्पताल प्रबंधन से बहस चलता रहा। अब देखना होगा कि क्या हंगामे के बाद सिर्फ माहौल शांत कराने मरीज की जीवित होने की बात कही गई या फिर मरीज वाकई क्रिटिकल कंडीशन में था। लालपुर इनका डायलिसिस तो हफ्ता में 3 बार होता है। मैं डायलिसिस करवाती हूँ 3 बार हफ्ते में, डायलिसिस तो होता है। लेकिन उस दिन इसको थोड़ा सा हल्का सा गैस का दर्द हुआ तो साउथ डॉक्टर बोले आ जाओ, हम लोग यहाँ देख लेंगे। मैं 1 बजे यहाँ हॉस्पिटल में पहुँची तो इसको आईसीयू में डाल दिया अचानक। आईसीयू में डाल दिए, उसका फिर ऐसे ट्रीटमेंट हुआ किए तो आईसीयू में डाले तो बीपी लो हो गई। लंबे समय से पेशेंट का डायलिसिस हो रहा था क्योंकि उसकी किडनी भी फेल हो रखी है। तो डेफिनेटली पेशेंट क्रिटिकल है, लेकिन अभी तक तो पेशेंट के कुछ देर पहले अभी तक डेथ नहीं हुई है। डेफिनेटली पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, क्रिटिकल है, बचने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एज ए डॉक्टर हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि अगर पेशेंट 0.1% भी ठीक हो सके तो एज ए डॉक्टर के जैसे, मानवता की भावना के जैसे हमें पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बालाघाट जिले के सरकारी अस्पताल में बच्चों को दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हाल ही में शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चों को बुखार में दी जा रही पैरासीटामोल सिरप गुणवत्ता विहीन है। 2023 में ये सिरप सैंपल के तौर पर लिया गया था। अब 2025 जून में अमानक होने की रिपोर्ट आई है। बता दें कि बालाघाट जिले में बांटी गई ये सिरप धार की एक दवा कंपनी ने सप्लाई की थी। – 2023 में ही इसका सैंपल लिया गया था और बाकी जो सिरप थी वो पीथमपुर में, धार में पीथमपुर में एक कंपनी है क्रश लेबोरेटरीज करके, वहाँ की सिरप थी है। तो रिपोर्ट आने के बाद हम कंपनी को भी एक लेटर लिख रहे हैं और कंपनी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है राज्य शासन द्वारा, क्योंकि हम तो राज्य शासन को रिपोर्ट भेजे थे। भोपाल से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बांग्लादेशी घुसपैठिए की गिरफ्तारी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। किन्नरों के बीच नेहा बनकर अब्दुल नाम का एक व्यक्ति रह रहा था, यानी वो है पुरुष लेकिन किन्नरों के बीच नेहा के नाम से वो अपना रह गुजर कर रहा था। पुलिस अब्दुल का लिंग परीक्षण अब करवाने जा रही है। खुफिया एजेंसियां अब मामले की जांच में जुटी हुई हैं। भोपाल के बुधवारा इलाके से गिरफ्तारी हो चुकी है नेहा उर्फ अब्दुल की। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, और क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बहुत हैरान करने वाला ये मामला राजधानी भोपाल से आया है। बुधवारा एक ऐसा इलाका है जहां पर किन्नरों की टोलियां रहती हैं। इसमें एक किन्नर जिसका नाम नेहा है, उसके बारे में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नेहा किन्नर नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी अब्दुल है जो अपना नाम, अपनी पहचान छुपाकर नेहा नाम से किन्नरों के बीच में पिछले लंबे समय से रह रहा था। इसके साथ ही उसने अपने तमाम दस्तावेज, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो तमाम दस्तावेज बांग्लादेशी होने के बावजूद उसने नेहा किन्नर के नाम से बनवा लिए थे। तलिया पुलिस की हिरासत में फिलहाल अब्दुल उर्फ नेहा किन्नर इस समय है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही। इसके साथ ही पूरा मामला सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि ये आखिर क्या वजह है कि अब्दुल किन्नर बन के किन्नरों के बीच में रह रहा था। किन्नरों को इस बात की जानकारी नहीं मिली। किन्नरों ने आखिर अपने साथ उसे क्यों रखा जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन तमाम चीजों पर पुलिस जांच कर रही है। कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जा रही हैं, कुछ दस्तावेज उसके घर से मिले हैं वो खंगाल रही है पुलिस, खुफिया एजेंसी, कि कहीं नाम बदलकर बांग्लादेशी जो अब्दुल यहाँ पे रह रहा था वो कहीं ऐसी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल तो नहीं था जो देश के खिलाफ थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रीवा में बीते 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर में जलभराव के हालात बन चुके हैं और कई इलाकों में पानी घुस चुका है। वार्ड क्रमांक 9 स्थित निराला नगर पटेल छात्रावास पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि छात्रावास के अंदर नाव चल रही है। यहाँ फंसे करीब 45 से 50 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
मौके पर एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव का काम कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हॉस्टल बनने के बाद नाले पर अतिक्रमण किया गया, जिससे जलभराव की स्थिति बनी और इसी तरह शहर के अंदर अलग अलग इलाकों में जलभराव की हालात बन गए हैं, जहां लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। ये पटेल छात्रावास है, आप देख सकते हैं छात्रावास की जाली से पानी निकल के बाहर जा रहा है। तो नालों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, इस कारण की स्थिति आती है। काफी बच्चे टीम आ गई है, वहीं सब बच्चों को निकाल करके सरस्वती स्कूल निराला नगर में इनके रुकने की भोजन की व्यवस्था की क्या ऐसे लोगों पर जो कब्जा। जबलपुर की एक जिम में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जबलपुर पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी जिम संचालकों को अपने जिम ट्रेनर्स और स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्टाफ वेरिफिकेशन न करवाने वाले जिम संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। थाना आधारताल में जिम ट्रेनर जो था अमन खान के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था, उसको गिरफ्तार भी किया गया था। इसमें अब सभी जिम संचालक को जबलपुर पुलिस की ओर से एक पत्र लिखा जाएगा और जो भी ट्रेनर हैं, जहां पर महिलाएं आती जाती हैं, तो इसमें जो ट्रेनर है अगर पुरुष है तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिम संचालक को भी हम पत्र लिखकर ये कहेंगे कि वहाँ के पूरे हालात को वो बताते रहें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इसमें इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सके। विदिशा के सिरोंज तहसील से एक तस्वीर सामने आई जो सिस्टम की संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर देती है। यहाँ नाबालिग की मौत के बाद उसे शव वाहन तक नसीब नहीं होता। इसके बाद मजबूरी में परिजनों ने अपने बेटे की लाश को बाइक पर रखकर बारिश में भीगते हुए ये लोग गांव पहुंचे हैं। परिजनों ने बताया कि बेटे के पेट में दर्द हो रहा था, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, स्थिति गंभीर हो गई, भोपाल रेफर कर दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई और उसकी मौत हो गई। मामले में कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब सवाल उठाए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान से लेकर गृहिणी सब परेशान है। महासमुंद में जहां आफत की बारिश ने सब्जी उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी है। कई दिनों से हो रही बारिश के चलते सब्जियों की फसल को बेहद नुकसान हुआ है, जिससे सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। वहीं कटनी की थोक सब्जी मंडी में बारिश के चलते डिमांड के मुकाबले सप्लाई बेहद कम हो रही है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान जा पहुँचे हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादा दाम में सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। एमपी में खाद की कमी पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने का बात करती है, दावा करती है। एक ओर कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर खाद के लिए लंबी लंबी कतारें दिखती हैं। हरदा में कृषि विभाग ने खिरकिया क्षेत्र से 328 बोरी यूरिया खाद से भरा ट्रक पकड़ा है। बताया जा रहा है कि खाद बैतूल जिले के आदिवासी क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा था। दूसरी जो तस्वीर है ये मुरैना की है। कृषि मंत्री के गृह जिले की तस्वीर है। किसान किस तरह से लाइन में लगे हैं खाद लेने के लिए, ये तस्वीर बताने को काफ़ी है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि खाद की आपूर्ति की जा रही है, कांग्रेस दावों को हवा हवाई बताती है। जो सूचना मिली थी उसके अगेंस्ट हमने यूरिया जो एनएफएल कंपनी का 328 बोरी जब्ती बनाकर इसको थाने में मतलब सुपुर्द किया गया। विपक्ष को अपनी नाकामियां छिपाने के लिए किसान संघ के कंधे तलाशने से बाज आना चाहिए। यदि वो किसान हित के प्रति सजग हैं, कृषि और किसान के विषय हैं, उनको मैदान में आकर संघर्ष करके उनको अधिकार दिलाने के लिए काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में खाद की समुचित मात्रा में आपूर्ति भी हो रही है और किसानों को वो दी भी जा रही है। कांग्रेस बिना मुद्दे के राजनीति करने की कोशिश करती है। बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है। मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान नहीं हो,
लेकिन किसान का दर्द समझे, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। धमतरी में कृषि विभाग ने रासायनिक खाद की कालाबाजारी पर पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया, जो 500 बैग यूरिया और 10 बैग डीएपी खाद से लदा हुआ था। ये कार्रवाई बिरना सिल्ली चेक पोस्ट पर की गई। ट्रक को रोककर ड्राइवर से पूछताछ हुई, दस्तावेज दिखा नहीं पाया, फिर जब्त कर लिया गया इसे। 48 घंटे हो चुके हैं, जांच पूरी नहीं हुई है। सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये कार्रवाई केवल दिखावा भर तो नहीं है। मीडिया की दखल के बाद कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने मामले में संज्ञान लिया। राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जांच का जिम्मा सौंपा। एक तरफ जिले में यूरिया डीएपी खाद की किल्लत है, इस तरह कालाबाजारी दूसरी तरफ हो रही है। धमतरी के किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा है। बालोद जिले के ग्राम करही भदर के 12 से 15 ज़्यादा किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसानों ने खाद की मांग को लेकर बुधवार को बिना बताए नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। ट्रैफिक जाम वहां पर हो गया। इसके बाद प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम कर दिया गया था, लेकिन अब करीब 15 से ज़्यादा किसानों के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। पन्ना के पवई से महज 4 किलोमीटर की दूर स्थित है करही गांव। वहां के सरकारी हाई स्कूल में सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। स्कूल के पास से रास्ता टूटने के चलते मुख्य नहर से स्कूली बच्चों को निकलना पड़ता है। ऐसे में तेज बहाव होने की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी आशंका हमेशा बनी हुई है। स्कूल के जो टीचर हैं बच्चों का हाथ पकड़कर पानी के उस पार पहुंचाते हैं। बच्चों के स्कूल भवन तक सुरक्षित पहुंच मार्ग न होने के चलते कीचड़ में इन बच्चों के कपड़े भी खराब होते हैं और पैरों की दुर्दशा तो क्या ही कहिए। इसके साथ ही भवन परिसर में चारों तरफ पानी होने के चलते विषैले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि इन्होंने कई बार आवेदन भेजा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई होती नहीं है। अब सोचिए, सरकार हमेशा ये दावा करती है कि समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का असर है, वहाँ तक योजनाएं पहुँच रही हैं। देखिए असर कहाँ तक हो रहा है कि टीचर बीच में खड़े होते हैं और सभी बच्चों का हाथ पकड़कर पार करवाते हैं छोटा सा जो नाला है। निकालने में तकलीफ होती है और यहाँ से निकलो तो फिर ड्रेस गंदी होती है और मम्मी लोग बोलती है नहीं जाओ स्कूल, फिर भी आते हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ना है कि यहाँ की नहर बनवाई जाए और रोड बनवाया जाए। शिकायतों का कोई असर नहीं होता है। शिकायत करने वाला यहाँ भला बुरा बन जाता है, तो अगर उसका कोई निराकरण हो तो कोई बात नहीं है। अब आदमी शिकायत करने से भी कतराते हैं। जैसे ही देख लो नज़ारा, एक साइड नहर, एक साइड गहरा तालाब, बीच से नहर टूटी हुई है। तेज बारिश हो गई तो इसका बहाव तेज हो जाता है। इस साइड से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है, दूसरी रास्ता नहीं। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ सर जो नहर बनी थी, नहर किनारे का रास्ता गया है, तो नहर फूट जाने के कारण बच्चों को बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। बच्चों को हाथ पकड़ के निकालना पड़ रहा है, जो बहुत ही रिस्क है। खबर रायसेन से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बार फिर से भ्रष्टाचार में इर्द गिर्द घिरा दिखता है। स्टेट हाईवे 15 पर ग्राम मनकवाड़ा में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्माणाधीन पुल पिछले 1.5 साल से अधूरा पड़ा है। पुल न बनने से गांव का मुख्य मार्ग संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। इस संबंध में कार्रवाई हेतु विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा, चर्चा की जाएगी। 2 साल से बन रहा है और इसका काम कभी लगता है कभी नहीं लगता और बहुत आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। और ये अभी बना था वो फूट गया है, पुलियाँ वुलियाँ सब टूट गई और अस्पताल जाने में बहुत दिक्कत हो रही है बुजुर्गों को, इतनी समस्या है। पिछले 2 साल से पुल का काम लगा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टेम्परेरी व्यवस्था कर दी थी यहाँ पे, वो भी अब टूट गया है। मतलब लोग पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर सिलवानी बमोरी जाना पड़ता है तो कम से कम 35-40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसका काम लगा था, जो 2 साल से अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। दिल्ली में स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने जबलपुर के अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर सख्ती दिखाई। एनजीटी ने जबलपुर के आधे अधूरे सीवर प्रोजेक्ट पर एमपी सरकार, प्रदेश के पर्यावरण सचिव और जबलपुर नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और एनजीटी ने अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्टिंग पर संज्ञान लिया था और प्रोजेक्ट की ज़मीनी हकीकत की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जबलपुर में सीवर से जुड़े प्रोजेक्ट पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक करीब 65% काम अधूरा है। ऐसे में एनजीटी ने अगली सुनवाई से पहले प्रोजेक्ट पर सुधार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में यूनिवर्सिटी थाना के एसआई प्रशांत शर्मा से होटल द ब्लीव के कर्मचारियों से विवाद हो गया। वीडियो इसका वायरल हो रहा है। होटल संचालक शुभम भदौरिया ने एसआई पर शराब के नशे में कार का कांच तोड़ने का और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। घटना शहर के पटेल नगर स्थित होटल द ब्लीव के बाहर की है। होटल में बैठा हुआ था अपने फ्रेंड के साथ में, तो फिर अचानक स्टाफ ने बोला हुआ कि साहब बाहर गाड़ी तोड़ रहे हैं पुलिस वाले। क्यों तोड़ रहे हैं, कारण क्या? जब तक बाहर गए तब तक प्रशांत शर्मा भाग चुके थे वहाँ से। जब उनको रोकने गए तो मैंने उसको पूछा भी नहीं आपने ये गाड़ी क्यों तोड़ी, किस कारण से तोड़ी, उसको गलती क्या? बोला नहीं हम तो तोड़ेंगे साहब, हमारी मर्जी, हम तो ऐसे तोड़ेंगे। बहुत अच्छी खासी दारू पिए होते, नशे में थे। होटल में आया था अपने फ्रेंड से मिलने, तो स्टाफ ने भगते हुए आके कहा कि भैया आपकी कोई गाड़ी तोड़ रहा है। तो मैं भगता हुआ बाहर गया तो वहाँ के आसपास लोगों ने बताया भैया कोई क्या कहते हैं मर्सिडीज वाला पुलिस वाला आपकी गाड़ी तोड़ के गया है। तो मैं 50 मीटर भगा हूँ, वो गाड़ी जाम में फंसी हुई थी तो वहीं मेरे को मिल गई। उसने जबरदस्ती जैसी जाम क्लियर उसने हाल भगा गाड़ी एकदम से और मैं बुलेट पे आ गया। पब्लिक से कुछ विवाद हुआ था, इन पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और इसकी सीसीटीवी फुटेज से जाँच की जा रही है, मेडिकल भी कराया जा रहा है और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राज्यीय चंदन तस्कर पुष्पा फिल्म देखकर नई नई टेक्निक अब अपना रहे हैं। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदन की तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है। गिरोह के 2 आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी को भरकर खपाने जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार है। आरोपियों के पास से 2260 किलो लाल चंदन जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 4.05 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। थाना प्रभारी पिपलिया मंडी और उनकी टीम के द्वारा आज रेड सैंडलवुड के खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें जो है 2200 किलो के ऊपर के चंदन को उसको जब्त किया गया है। अनुमानित कीमत करीब 4.5 करोड़ के करीब की है। ये चंदन, इसमें दो आरोपी जो है मौके से गिरफ्तार हुए हैं, जो जीरन नीमच के रहने वाले हैं। इसमें जो उनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये एक और व्यक्ति का नाम है जिसने सप्लाई किया है। ये गोगरपुरा राजेंद्र पाटीदार, जो कि गोगरपुरा का रहने वाला, उसके द्वारा सप्लाई किया गया, तो उसको इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन जारी है। लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए 100 से ज़्यादा युवक और युवतियों को विधानसभा भ्रमण कराया गया। मुलाकात के दौरान सीएम साहब ने पूछा कि 1.5 साल की उनकी सरकार के दौरान इलाके का विकास हुआ है, तो आवाज़ आई हाँ, लेकिन बिजली नहीं पहुंच पाने की बात भी कही। सोशल मीडिया चलाने की बात पर आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े किए। सीएम ने कहा कि बस्तर में हालात बदल रहे हैं। बस्तर के युवक युवतियों ने कई मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात। आज यहाँ पर बीजापुर जिला के लड़का लड़की लोग आए हैं। अभी हम सब लोगों की मुलाकात उनसे हुई है। जंगल सफारी और कई जगह उन्होंने घूमा है। आधे से ज़्यादा लोग पहली बार रायपुर आए हैं, रायपुर को देखे हैं। निश्चित रूप से अब उस क्षेत्र में भी नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और विकास की गंगा उधर हम लोग बहाएंगे। अब इंस्टाग्राम बहुत लोग प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि अब वहाँ भी विकास पहुँच रहा है, दूरसंचार के उधर साधन बढ़ रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां शराब कारोबारियों के गुंडों की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई, कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना कोलार इलाके के दानिश कुंज की है। घटना के वक्त बोलेरो में 4 युवक सवार थे। सभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे थे। पीछा करते वक्त ये हादसा हुआ। एक महिला की मौत हो गई, 3 से 4 लोग घायल हुए। तो एक स्कॉर्पियो का पीछा ये कर रहे थे। घटना के पास से ही एक मंत्री का काफिला भी गुजर रहा था। इसकी व्यवस्था के लिए घटनास्थल के पास पुलिस बल भी तैनात था। लिहाजा काफिले के पायलट वाहन में सवार पुलिसकर्मियों और स्थानीय पुलिस ने बोलेरो को रोका, उसमें सवार युवकों को हिरासत में लिया।
स्पॉट पर ही आरोपी चालक की पिटाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी मीडिया को देने से बच रही है। वहाँ ने थाने पे आके रिपोर्ट की कि वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और उसके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और पीछे वाली बोलेरो ने भी उसको टक्कर मारती उसके ऊपर से बोलेरो निकल गई। ऐसा करी गंभीर मृत्यु हो गई है और जो आरोपी वाहन है बोलेरो वो जब्त हो गया है। ड्राइवर नवेद है, करोद का रहने वाला है, उसको भी दस्तयाब कर लिया गया है। स्कॉर्पियो की अभी तलाश जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजों की घोषणा हो गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को 7 अवार्ड मिले हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले निकायों को भी अवार्ड दिया गया। बिलासपुर नगर निगम प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में ये अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में नगर निगम का ऑल ओवर इंडिया रैंक 2nd रहा। दिल्ली में इस कार्यक्रम में मेयर पूजा विधानी, आयुक्त अमित कुमार समेत उनकी पूरी टीम ने राष्ट्रपति के हाथों ये अवार्ड प्राप्त किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की आज घोषणा हो रही है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को अवार्ड मिल रहा है। बिलासपुर नगर निगम का भी चयन यहां पर प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए हुआ है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिलासपुर नगर निगम का नाम आया है और ख़ास तौर पर ऑल इंडिया ओवर रैंक में बिलासपुर नगर निगम का 2nd रैंक है, जिसके लिए बिलासपुर नगर निगम को यह अवार्ड मिल रहा है। दिल्ली में एक समारोह के जरिए बिलासपुर की मेयर पूजा विधानी, आयुक्त अमित कुमार सहित तमाम नगर निगम की जो टीम है वो इस अवार्ड को ले रही है। दरअसल जिस तरह से बिलासपुर नगर निगम में लगातार स्वच्छता को लेकर काम हो रहे हैं, पहले की तुलना में, चाहे वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो, मैकेनाइज्ड सफाई हो या फिर कचरा प्रबंधन की बात हो, इसको लेकर लगातार सुधार यहाँ पर हुआ है। लगातार इसको डेवलप बिलासपुर नगर निगम में किया है। लिहाजा इसी को लेकर बिलासपुर नगर निगम को यह अवार्ड मिल रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IC24 बिलासपुर। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के 8 शहरों को स्वच्छता अवार्ड दिया। 3 साल से लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों की सुपर लीग श्रेणी में इंदौर एक बार फिर से अव्वल रहा। तो वहीं स्वच्छता रैंकिंग में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में भोपाल का दूसरा स्थान था। एक रिपोर्ट आप देखें। ये पल गर्व के हैं। ये पल मध्य प्रदेश के लिए सम्मान से भरे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में 3 साल से स्वच्छता में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों के सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी को सम्मानित किया गया, जबकि भोपाल, देवास और शाहगंज को भी राष्ट्रपति सम्मान मिला है। जबलपुर को विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया, वहीं ग्वालियर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के साथ ही मेयर और अधिकारी भी अवार्ड लेने के लिए मौजूद रहे। भोपाल की बात करें तो किन कामों की वजह से वो स्वच्छता रैंकिंग में दूसरा स्थान बना पाया है, ये भी जान लेते हैं। भोपाल में कचरा कलेक्शन मैकेनिज्म के साथ समानांतर रूप से वेस्ट प्रोसेसिंग की व्यवस्था की गई। वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए शहर में प्रतिदिन उत्सर्जित कचरे के प्रकारों और उसकी मात्रा का आकलन किया गया। नगर निगम ने 250 नए CNG डोर टू डोर वाहन कचरा कलेक्शन में लगाए। 6 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग वाहन की व्यवस्था बढ़ाई गई। इससे 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हुआ। कचरे के निपटान के लिए PPP मोड पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए। NTPC का टोरिफाइड चारकोल प्लांट देश में वाराणसी के बाद दूसरा भोपाल में लग रहा है। 2 टन प्रतिदिन का थर्माकोल रिसाइकल प्लांट, 5 टन प्रतिदिन का प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट, 20 टन प्रतिदिन का टेक्सटाइल रिकवरी प्लांट, 20 टन प्रतिदिन का हॉर्टिकल्चर वेस्ट से बायो ब्रिकेट प्लांट लगाए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के एक साथ इतने प्लांट किसी शहर में नहीं है। भोपाल एक ऐसा उदाहरण है जो नीड बेस्ड अप्रोच के साथ वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रहा है और सतत कचरा प्रबंधन का उत्कृष्ट मॉडल भोपाल बन रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी भोपाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 100 करोड़ रुपए की लागत लगाकर यहाँ पर स्वच्छता पर, यहाँ की साफ सफाई पर, यहाँ के सौंदर्यीकरण पर काफी ज्यादा काम किया गया है। यहाँ का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन
आए दिन इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो है राजधानी भोपाल में वेस्ट टू वंडर का एक अनूठा प्रयास जो है देखने को मिल रहा है। स्वच्छता की रैंकिंग में जगह मिलने से भोपालवासी जश्न में डूबे हैं। बारिश के मौसम में भी जोश हाई दिखा। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने स्वच्छता मित्रों के साथ मिलकर ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। मिठाई का भी दौर चला। सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए अपना सर्वस्व दिया है, मेहनत की है, पराक्रम किया है और उसी का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मित्रों के परिश्रम के कारण राजधानी भोपाल देश के स्वच्छ शहरों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे नेताओं ने भी इस सफलता पर खुशी जाहिर की है। 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है, उज्जैन इंदौर फिर टॉप पे है, और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। इसी प्रकार से देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों की इस साल की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है। मध्य प्रदेश के बहुत शहरों ने इस वरीयता क्रम में अपना स्थान प्राप्त किया। भोपाल तो नंबर 2 पर आया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि स्वच्छता को लेकर उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया है। भोपाल इस बार भले ही स्वच्छता की दौड़ में दूसरे पायदान पर हो, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला, नगर निगम की मेहनत और जनता की जागरूकता ने एक बार फिर देश को बता दिया कि सफाई सिर्फ रैंकिंग से नहीं, सोच से तय होती है। ये शहर जानता है कि असली नंबर वो है जो दिलों में बसता है, और भोपाल तो वैसे भी देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी है। साक्षी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार नंबर 1 शहर इंदौर ने स्वच्छता सुपर लीग में भी पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलने के बाद इंदौर में जमकर जश्न मनाया गया। इंदौर नगर निगम परिसर में आतिशबाजी के तुरंत बाद साफ सफाई भी की गई। ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर इंदौर नंबर 1 क्यों है। हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने इसका जायजा लिया। एक रिपोर्ट आप देखें। स्वच्छता सुपर लीग में भी नंबर 1 बने रहने का जश्न जो है वो शुरू हो गया। इंदौर नगर निगम में स्वच्छता सुपर लीग में नंबर 1 का जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही इंदौर स्वच्छता सुपर लीग में नंबर 1 बना और राष्ट्रपति ने इंदौर को पुरस्कार दिया, वैसे ही नगर निगम में इसका जश्न जो है वो मनाना शुरू कर दिया है। जनता जो है वो यहाँ पर जश्न मना रही। नगर निगम के कर्मचारी सहित अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और पटाखे फोड़कर यह जश्न जो है मनाया जा रहा है। लगातार इंदौर स्वच्छता में सिरमौर बना हुआ है और 7 बार से तो नंबर 1 था ही, लेकिन अब स्वच्छता सुपर लीग में भी नंबर 1 का स्थान है वो इंदौर ने लिया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है स्वच्छता में वो इंदौर करता आया है और स्वच्छता की सीख भी जो है वो इंदौर देता हुआ हमेशा दिखाई दिया है। और इसीलिए जैसे ही दिल्ली में पुरस्कार की घोषणा हुई, जैसे ही दिल्ली में पुरस्कार दिया गया, वैसे ही इंदौर नगर निगम में भी इसका जश्न जो है वो शुरू हो गया है। और अब इंदौर नगर निगम में आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इसका जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। स्वच्छता में जिस तरह से लगातार इंदौर ने कीर्तिमान हासिल किए हैं, जिस प्रकार से इंदौर ने एक के बाद एक कई इनोवेशंस किए हैं, उसी का ये एक नया अजूबा सामने आया और को लेकर के अब जो है स्वच्छता का जश्न मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इंदौर देश में स्वच्छता का मॉडल बन चुका है। दिल्ली से इंदौर लौटे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता इंदौर के संस्कार में है और पूरा देश इससे सीख सकता है। स्वच्छता में सिरमौर, फिर से नंबर 1 अपना इंदौर। हमारे साथ में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और देश फिर से नंबर 1 नहीं, अब शिखर पर है हमारा इंदौर। इंदौर शहर जो है वो शिखर पर है और भाई साहब इंदौर अब शिखर पर है और अब हम जो है वो दूसरे देशों को सफाई सिखाएंगे कि कैसे स्वच्छता होती है। देखिए ऐसा है, ये इंदौर आज देश के अंदर मॉडल बन गया है और सब लोग इंदौर से सीखना चाहते हैं। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और इसमें साफ सफाई में जहां नगर निगम के अधिकारी, महापौर जी, पार्षद
इसके अलावा इंदौर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इस सीधे जो भी हमें पुरस्कार मिला है ये इंदौर की जनता को सौंपता हूँ। और इंदौर में जो जन भागीदारी की भावना है, इंदौर के अंदर सफाई संस्कार में आ गई है और इसलिए इंदौर कभी भी अब हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है जहाँ से प्रधानमंत्री जी सांसद है, अब उस सिटी की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा विश्वनाथ की सेवा करने का हमारे यहाँ के अधिकारियों को मौका मिल रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने कहा है कि स्वच्छता इंदौर शहर के संस्कार में है और यही कारण है कि इंदौर शहर स्वच्छता में शिखर पर है। वह शहर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है, अब उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी इंदौर की है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। ग्वालियर को राज्य स्तरीय स्टेट मिनिस्ट्रियल श्रेणी में नामांकित किया गया। श्रेणी में प्रदेश का एकमात्र शहर है, तो वहीं ग्वालियर शहर स्वच्छता में 14वें नंबर पर आया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ग्वालियर के महापौर समेत कई अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। इधर जबलपुर को देश में 5वां स्थान मिला है। साथ ही जबलपुर को अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के लिए मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भी अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में ये जबलपुर की अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है। शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसी प्रकार से वो नगर निगम का सहयोग करते रहें और निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता दूत सभी काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी उनके साथ लगे हैं, जिसका एक परिणाम है कि 16वें नंबर से आज 14वें नंबर पर ग्वालियर शहर आया है और अवार्ड भी मिला है। जबलपुर शहर पूरे देश में स्वच्छता में 5वां स्थान प्राप्त करके आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं। जबलपुर वासियों को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच पूरे देश के सामने रखी थी, आज वो सफल होती हुई पूरे देश में दिख रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी निश्चित तौर पर उसको अमली जामा पहनाते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश बाकी प्रदेशों से बहुत आगे दिख रहा है। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ग्वालियर चंबल जो संभाग है, यहाँ से अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने की है। हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ताओं से सीधी बात कर पार्टी की ज़मीनी पड़ताल वो करेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान के पहले टीम सिलेक्शन को लेकर खंडेलवाल के 3 फेज़ के दौरे बड़े अहम बताए जा रहे हैं। हमसे बात करते हुए हेमंत खंडेलवाल ने अपनी प्राथमिकता भी बताई है, सुने। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ग्वालियर आ चुके हैं और ग्वालियर से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं और आप देखेंगे कि काफी जनसमूह के रूप में वो यहाँ से निकले हुए हैं, तो एक बड़ा स्वागत हो रहा है। क्या कहेंगे सर, ग्वालियर चंबल से शुरुआत आपके दौरे की? ग्वालियर यहाँ पे आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। मैं ग्वालियर के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी का एक दूसरे पे बना रहे, हम सब मिलके नए मुकाम पे पहुंचे, ऐसा कार्यकर्ताओं के सहयोग से। पुराने वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात है, शाम को रखी गई है। निश्चित तौर पे सभी नेताओं का मार्गदर्शन, उनका सहयोग मिलता रहे, उन सबके साथ मिलके आगे बढ़ना। जनसंघ की शुरुआत ग्वालियर से है, इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हेमंत खंडेलवाल जी हैं, वो उनका जो काफिला है वो निकल चुका है और शहर के अलग अलग मार्गों से होता हुआ यहाँ पर अटल बिहार सभागार में पहुंचेगा। वहाँ पर उनका बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का जो पहला दौरा है वो ग्वालियर चंबल अंचल से उसकी शुरुआत हुई। अब देखना यही होगा कि किस तरह से वो नए संगठन को गढ़ने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।